नमस्ते बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में मटेरियल्स अराउंड अस के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर चुके हैं। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, है ना। उससे पहले हमने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मटेरियल्स वी कैन क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया था। उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल मटेरियल्स का मतलब क्या होता है। सॉल्युबल मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड आर सॉल्युबल। ठीक है। अब जो मटेरियल्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं, उन वस्तुओं को, उन मटेरियल्स को सॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। और these materials disappear if we stir them in water। और ऐसे मटेरियल्स जिन्हें हम पानी में जब घोलते हैं या एक सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, ORS एक्सेट्रा। तो सॉल्ट, शुगर और ORS जो है सॉल्युबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स है ना। इनसॉल्युबल मटेरियल्स किसको कहते हैं बेटा। इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं। सी द मटेरियल्स दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर इनसॉल्युबल मटेरियल्स। जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। एंड दीज मटेरियल्स डोंट डिसअपियर इवन इफ वी स्टर देम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसे मटेरियल्स जिसको हम बहुत बार उसको घोलने पर भी हमें क्या नहीं होता बेटा, पानी में वो ठीक तरह से डिसअपियर नहीं होता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल chalk powder, flour, sand, etc. So these are the examples for insoluble materials. अब चलिए अगला जो है वो हम पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से पानी में घुलते हैं, है ना, और उसका एक भाग बन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि शुगर को या सॉल्ट को जब हम पानी में घोलते हैं कुछ समय बाद हमें समझ में नहीं आता कि शुगर कहाँ पर है और पानी, दोनों अलग अलग तो नहीं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट लाइक शुगर एंड सॉल्ट। Other liquids do not mix with water and form a separate layer like oil। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर एक ग्लास है और इस ग्लास में पानी के अंदर हमने क्या डाला है, ऑयल डाला है। तो जैसे ही आप जितना भी आप उसको हिलाओगे आप देखोगे कि थोड़ी देर आप उसको स्टिल रखोगे, यू कैन सी द ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। वाई, बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर। तो हम कहेंगे जो पानी है, सॉरी जो ऑयल है, ऑयल इज, ठीक है, ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर। पानी से ये डेंसिटी इसकी किसकी, ऑयल की कम होती है। दैट्स व्हाई द ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। तो जब भी हम पानी में ऑयल या केरोसिन ऑयल कुछ भी डाल देते, कोई भी प्रकार का ऑयल, तो वो सीधे पानी में फ्लोट करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका कारण है बिकॉज दीज आर लेस डेंसर देन वाटर। नाउ जस्ट लाइक लिक्विड्स सम गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर while others cannot। तो जैसे कि हमने देखा कुछ लिक्विड्स की तरह ही कुछ गैसेस भी पानी में डिसॉल्व होती है, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से गैसेस है जो पानी में डिसॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्स इन वाटर एंड इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो जो ऑक्सीजन होता है वो एक ऐसी गैस है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एक ऐसी गैस होती है जो क्या करती है बेटा, जो पानी में घुलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन को हम कहते हैं इट इज द गैस विच डिसॉल्व्स इन वाटर
And oxygen is very, very essential for the aquatic organisms. So plants in water also need dissolved oxygen for respiration. तो जो aquatic organisms होते हैं, aquatic organisms यानी both plants and animals which lives in water, है ना, aquatic organisms. ठीक है, तो जो aquatic organisms होते हैं उन्हें किस तरह की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन dissolved in water. जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसकी जरूरत होती है किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को, राइट? चलिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमेशा पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है. आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब बेटा अगली हम बात करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की. ठीक है, आपने सुना है ओआरएस का नाम सुना है, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं. Now, oral rehydration solution is a simple and effective way to treat dehydration caused by diarrhea or other illness. While we can buy ready-made ORS packets at health centers or in stores, making it at home is easy and just as effective. ठीक है, तो जो ORS होता है ना बेटा, ORS का फुल फॉर्म क्या है आप देख लीजिए. ORS का फुल फॉर्म जो है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ये ओआरएस जो होता है वो हम यूज करते हैं जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, या कि आपको कोई डायरिया हो गया या वोमिटिंग हो गई या फिर कोई और टायर्डनेस वगैरह शरीर में जब आता है, तो हमारे शरीर का पानी जो होता है वो यानी कि हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. Okay, so we can buy ORS packets from health centers or from the stores also. But we can make homemade ORS. अब कैसे? हम घर में कैसे ORS को बना सकते हैं? So to prepare ORS, we have to follow some steps. ठीक है, हम अगर ORS को घर में बना रहे हैं, अपने घर में अगर ORS को बना रहे हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए. वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर. पहले क्या किया हमने? पानी को बॉईल कर दिया, उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दिया. ओके, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? नाउ वी कैन ऐड 6 टीस्पून ऑफ शुगर. अब क्या करेंगे हम लोग? उसमें 6 टीस्पून शुगर को डालेंगे. व्हाई वी आर एडिंग शुगर? because sugar helps us to provide energy and it restore lost fluids. ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स जो नष्ट हो जाता है उसको रिस्टोर करने में हमारी जो शुगर होती है वो हेल्प करती है. और आपको पता ही है जो शुगर है वो इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, है ना. नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज टू ऐड हाफ टी स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट. ठीक है, अब आप पूछेंगे मैम कॉमन सॉल्ट क्यों डालेंगे हम लोग? सी, कॉमन सॉल्ट इट हेल्प्स टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करने में कौन सहायता करता है? सॉल्ट जो होती है, जो हम लोग साधारण नमक जो हम अपने घरों में खानों में यूज करते हैं उसका उपयोग कीजिए. ओके, एंड देन मिक्स द सॉल्यूशन वेल अंटिल द शुगर एंड सॉल्ट आर कंप्लीटली डिसॉल्व. आप तब तक उसको मिक्स कीजिए जब तक शुगर और सॉल्ट जो है उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर ओआरएस एट होम बाय फॉलोइंग दीज फ्यू स्टेप्स. पहले क्या किया? टेक 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर. Second, add 6 teaspoons of sugar. Why we are adding sugar? It helps us to provide energy and restore lost fluids. ठीक है? And third, we have to add half teaspoon of common salt, and the common salt helps to balance the electrolytes in our body. And then after mixing the solution well, we have to mix the solution until sugar and salt are completely dissolved. Now we get a very good homemade ORS, okay, and which help us to restore our fluid lost and to balance the electrolytes in our body. तो हमारे बॉडी की सभी जरूरतों को ये पूरा करने
के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस ORS का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन आंसर, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको जरा हम डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में पूछे जाए तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। आपने क्या बताना है यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसको जरा कंपेयर करके लिखना है आंसर। ओके, नाउ हाउ विल यू राइट द आंसर? Transparent materials allow light to pass through them while opaque materials do not। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से क्या कर दिया बेटा, इस तरह से हमने इसको इस क्वेश्चन के आंसर को हमने लिख दिया। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, what is the importance of grouping materials? What is the importance of grouping materials? यानी कि चीजों को, मटेरियल्स को ग्रुप करने का इंपॉर्टेंस क्या है? Okay, so you can write down, grouping helps us to study materials easily and select suitable materials for different uses। है ना, बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठा करके डाल रखा है, तो हम क्या नहीं कर सकते बेटा, उसको हम जब हमें जरूरत होती है किसी चीज की तो हम उसमें से नहीं ले सकते, है ना। तो जब हम चीजों को ग्रुप करके रखते हैं, वी कैन इजीली सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल्स फॉर डिफरेंट यूसेस। ठीक है, अगला है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल्स। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा है कि आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, और आपने इसको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग? सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर लाइक सॉल्ट, while insoluble substances do not। तो उसका एग्जाम्पल हमने लिखा सैंड। ठीक है, तो हमने यहां पर दो एग्जाम्पल्स लिखे। पहला सॉल्युबल सब्सटेंस का, जिसका हमने लिखा है यहाँ पर सॉल्ट, और दूसरा जो है सैंड, जो एक एग्जाम्पल है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन the properties of metals। explain the properties of metals। तो आपने क्या बताना है यहाँ पर, मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताना। सो मेटल्स आर लस्ट्रस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा? क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? पहला तो ये कि वो लस्ट्रस होते हैं, है ना, उनमें चमक होती है। दूसरा ये कि वे हार्ड होते हैं, काफी सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी वे बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो आप बच्चे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। इंटरव्यू से अच्छा गया आपने। हाँ, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, why is plastic widely used in daily life? Why is plastic widely used in daily life? तो आंसर लिखेंगे, प्लास्टिक इज लाइट वेट, वाटरप्रूफ, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा हर अपने डेली लाइफ में हर चीज में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं, है ना। तो प्लास्टिक का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज लाइट वेट, यानी कि बहुत हल्का होता है, वाटर प्रूफ होता है, वो ड्यूरेबल होता है,
और इनएक्सपेंसिव भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव एग्जांपल्स। तो आपने बताना है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स आपने बताना है। ओके, तो कैसे लिखोगे आप आंसर को? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, है ना। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो किससे अट्रैक्टेड होते हैं? वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स, है ना। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कभी भी मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, सो वुड इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड आयरन इज एन एग्जाम्पल फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डनेस and softness with examples. Explain the concept of hardness and softness with examples. तो आंसर है, hard materials like stone resist scratching and it is not easy to compress, है ना। not easy to compress, हम जो hard materials होते हैं वो उनको हम क्या नहीं कर सकते, जल्द जो वो आराम से हम उसको ऐसे दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको स्क्रैच नहीं कर सकते जल्दी से। एंड द सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कॉटन कैन बी इजीली प्रेस्ड एंड कैन बी स्क्रैच, है ना। तो उसमें स्क्रैच भी किया जा सकता है, इजीली कंप्रेस भी किया जा सकता है। सो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे देख लिया ना आपने, एग्जाम्पल के साथ साथ आपने लिखना है बेटा। हार्ड मटेरियल का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, स्टोन हमने लिखा है यहाँ पर। ये जो कॉटन है, कॉटन इज एन एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, ये दोनों भी आपने क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ साथ ही आपने समझा देना है और लिखना है। चलिए, आपको अगर टाइम चाहिए तो मैं आपको समय देती हूँ आंसर्स लिखने का। आप आंसर को जो है लिख सकते हैं बेटा। चलिए आगे चल सकते हैं, हम लोग आगे जाएं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। जो कुकिंग यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं ना बेटा घरों में, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक के होते हैं, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वगैरह होती है या फिर वुड से बना होता है, देखा है ना आपने। जैसे कि हमारे जो फ्राई पैन्स वगैरह होते हैं, जिन बच्चों ने देखा नहीं मैं आपको बताती हूँ। ऐसे हमारे जो फ्राई पैन्स होते हैं उनमें हैंडल्स लगे होते हैं ना, ऐसे हैंडल्स लगे होते हैं। और ये जो हैंडल्स होते हैं ये किन से बने होते हैं? ये ज्यादातर वुड से या प्लास्टिक से, है ना। जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इट प्रिवेंट्स बर्निंग, है ना। तो इसी तरह से इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनमें हम लोग जो उनके हैंडल्स होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक या वुड का यूज करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इट प्रिवेंट्स बर्न्स, है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। What is the difference between natural and man-made materials? What is the difference between natural and man-made materials? जो man-made materials है और natural materials है उनके बीच में क्या difference होता है? So natural materials come from nature, है ना। तो नेचर से आने वाले मटेरियल्स को, यानी कि जो हमारी प्रकृति हमें प्रदान करती है, देती है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज नेचुरल मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन इज एन एग्जाम्पल फॉर नेचुरल। कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये सब कैसे मटेरियल्स है बेटा? ये सब नेचुरल मटेरियल्स है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। एंड मैन मेड मटेरियल्स कैसे मटेरियल्स होते हैं? आर दोस मटेरियल्स मेड बाय ह्यूमंस। हम बनाते हैं, है ना, हम अपने हाथों से या मशीनरीज का यूज करते करते हुए या फैक्ट्रीज में
बनाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल फॉर मैन मेड मटेरियल। ओके, लिखेंगे आप लोग इसका आंसर? चलिए लिख लीजिए। ओके, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। एक्सप्लेन व्हाई ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज। द आंसर इज glass is transparent and allows light to pass through, है ना। तो हमारे घरों की जो खिड़कियां होती है, खिड़कियों में हम लोग कांच लगाते हैं। कांच क्यों लगाते हैं? क्योंकि वे ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। और ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होता है, वो अपने अंदर से लाइट को पास करते हैं। क्या बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है, why do some materials float while others sink? क्यों कुछ चीजें पानी में ऊपर ऊपर बहती है और कुछ चीजें जो है डूब जाती है? तो कैसे लिखोगे इसके आंसर को? मटेरियल्स दैट आर लाइटर देन वाटर, जो पानी से हल्के होते हैं, है ना। हमने देखा था पिछले क्लास में, इसके एक्टिविटीज को करके देखा था बेटा। तो पानी से हल्के चीजें, लाइटर देन वाटर, ठीक है, जो पानी से हल्के होते हैं, वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। एंड द मटेरियल्स विच आर हेवियर, विच आर हेवियर देन वाटर, वो क्या करते हैं बेटा? वो सिंक करते हैं, है ना। तो पानी से हल्के चीजें पानी में फ्लोट करती हैं, पानी से हेवी चीजें होती हैं, वो क्या करती है? पानी के अंदर नीचे की तरफ जो है वो डूब जाती है। डन? हो गया, सबने कर लिया? आगे चले हम, अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। व्हाट आर, सॉरी, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। वुड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। ओके, सो वुड इज हार्ड, इट इज opaque, नॉन lustrous एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वुड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? वुड कैसा होता है? हार्ड होता है, ओपेक होता है, यानी कि हम उसके अंदर से लाइट को पास नहीं कर सकते हैं। नॉन लस्ट्रस होता है, वो चमकीला नहीं होता है। एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई वी यूज द वुडन, जो होते हैं वुडन हैंडल्स फॉर द पैन्स, है ना। जो हम लोग पैन्स यूज करते हैं घर में, कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हैं, उसमें हम लोग जो है वुडन पैन जो है हैंडल्स का यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर हम लोग जो है वुड के बने हुए टेबल्स में, स्टूल्स वगैरह में चढ़कर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक काम वगैरह करते हैं, तो हमें वहां पर क्या नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यही कारण है। तो वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक जनरल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, पूछा गया है, व्हाट आर वाटर प्रूफ मटीरियल्स? व्हाट आर वाटर प्रूफ मटीरियल्स? गिव टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, वाटर प्रूफ मटीरियल्स पूछा है यहाँ पर, और आपने क्या बताना है यहाँ पर? जो है उनके दो एग्जाम्पल्स भी पूछे हैं। सो वाटर प्रूफ मटीरियल्स डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल्स प्लास्टिक एंड रबर। तो प्लास्टिक और रबर ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे मटेरियल्स है जिसके थ्रू वाटर नहीं जा सकता, है ना। अगर छेद वेद है तब तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर प्रूफ मटीरियल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। वाई इज कॉटन, वाई इज कॉटन suitable फॉर मेकिंग क्लोथ्स? जो कॉटन होता है
वो कपड़े बनाने में क्यों जो है यूज किया जाता है, या अच्छा क्यों होता है कॉटन का, हम कपड़े क्यों बनाते हैं। सो कॉटन इज सॉफ्ट, इट इज लाइट वेट एंड इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, है ना। तो कॉटन कैसा होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, लाइट वेट भी होता है, साथ में जब गर्मियों के मौसम में हम कॉटन ड्रेसेस पहनते हैं तो वो हमारे पसीने को सोख लेता है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चीजों को, मटेरियल्स को किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। ठीक है, चलिए। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड on the basis of or based on appearance, solubility, transparency, hardness and magnetism। ठीक है, तो किन किन आधार पर हम लोग चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं कि किसके आधार पर, ओके, मटेरियल्स के, यस, अपीयरेंस के बेस पर, सॉलिबिलिटी के बेस पर, ट्रांसपेरेंसी के बेस पर, हार्डनेस के बेस पर और मैग्नेटिज्म के बेस पर, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है ना, हमने सीखा भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इन डिटेल। तो अपने अभी क्या पूछा जा रहा है बेटा आपसे, कि मटेरियल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा गया है। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड कलर, हार्डनेस, solubility, transparency, conductivity, magnetism and flexibility। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा, कलर हो गया यहाँ पर, है ना, कलर, फिर हार्डनेस हो गया, यहाँ पर हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सभी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगला देखिए, डिस्कस द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डेली लाइफ। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, कि आप अपने डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूजेस कहाँ करते हो, कैसे करते हो। ठीक है, सो मेटल्स आर यूज फॉर यूटेंसिल्स एंड वायर्स, है ना। तो हम लोग जो घरों में बर्तन वगैरह यूज करते हैं वो मेटल से बने होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह जो होते हैं, है ना, आयरन एल्यूमिनियम वगैरह यूज करते हैं ना हम लोग, तो ये सब मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, दीज आर यूज फॉर फर्नीचर। तो हमारे घरों में जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं बेटा, वो सब किस से बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। सो दीज आर द नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, explain the importance of explain the importance of solubility in everyday life with examples। ठीक है, तो solubility के का इंपॉर्टेंस आपने बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो बेटा ये एक एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो solubility helps in cooking and in medicine, for example sugar dissolves in water, है ना। तो आप घरों में, आप देखो मेडिसिन वगैरह में या फिर कुकिंग में, इन सभी में सॉल्युबिलिटी का जो है एप्लीकेशन आता है ना, हम अप्लाई करते हैं ना उसको। जैसे कि हम शुगर को घोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सॉल्ट को किसी चीज में घोलते हैं, जब मम्मी आपकी करी बनाती है या आपको कुछ और चीज बनानी होती है, तो उसमें इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है ना। तो सॉल्युबिलिटी हेल्प्स इन कुकिंग एंड मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व्स इन टी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर। तो हमने करके दिखाया था आपको, आपको याद है, हम लोगों ने बहुत सारे मटेरियल्स को लिए थे और हमने देखा था
कि ये पानी में soluble है या insoluble है ना. So for this, add the materials to water and then stir. If it dissolves, that means it is soluble. If it does not dissolve, then the material is insoluble, है ना. तो हम एक मटेरियल को पानी में डालते हैं, उसको हिलाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये जो मटेरियल है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. ठीक है बच्चों. चलिए, अब हमारा टाइम हो चुका है किसका? डिक्टेशन का. तो तैयार है मेरे बच्चे डिक्टेशन के लिए? तो आ जाइए, सारे आ जाइए, डिक्टेशन शुरू करते हैं हम लोग. चलिए, रेडी हैं सभी? डिक्टेशन शुरू करें हम लोग. चलिए बेटा, तो डिक्टेशन शुरू करते हैं. आप पहला वर्ड लिखिए. पहला वर्ड जो है वो है, लिखिए पहला वर्ड वाटर प्रूफ. ठीक है, पहला वर्ड जो है वो है वाटर प्रूफ. लिख लिया? अब दूसरा वर्ड लिखिए. दूसरा वर्ड लिखिए मैग्नेटिज्म. दूसरा वर्ड है मैग्नेटिज्म. लिख लिया? तीसरा वर्ड लिखिए सॉल्युबिलिटी. तीसरा वर्ड सॉल्युबिलिटी. चौथा वर्ड लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी. चौथा वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी. और लास्ट में पांचवा वर्ड लिखिए नॉन मेटल्स. लिख लिया सबने? वाटरप्रूफ, मैग्नेटिज्म, सॉल्युबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन मेटल्स. ठीक है. तो आई होप आज का क्लास जो है सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है. हम थोड़े और क्वेश्चन आंसर्स को भी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में से. तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. थैंक यू.